आज हम दूसरा जो मेथड स्टार्ट करने वाले हैं ना अपना, उसका नाम क्या है आपको मालूम है? इनडायरेक्ट मेथड। डिमांड फोरकास्टिंग चल रहा था अपना। डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, कल एक ट्रेंड प्रोजेक्शन कर रहे थे, ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, जिसके अपन ने दो मेथड बोले थे। ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड क्या है, इसके दो मेथड थे, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो कल डायरेक्ट मेथड तो हमने कर लिया था, डायरेक्ट मेथड हमने कर लिया था और उसके दो क्वेश्चंस हमने करे थे, है ना। इलस्ट्रेशन 1 आपका जो था वो, और इलस्ट्रेशन 2 जो था वो, तो डायरेक्ट मेथड पे। तो आपको पता है डायरेक्ट मेथड कब अप्लाई होगा? जब आपका कोई भी डेटा, चाहे वो सेल्स हो चाहे वो आपका डिमांड हो, उसके साथ में अगर टाइम दे रखा हो, ठीक है, अगर टाइम पे डिपेंडेंट है तो डायरेक्ट है, और अगर उसके अलावा कोई आपका सेल्स डिमांड आपका जो है उसका प्रोजेक्शन जो करना है, यानी कि फ्यूचर की सेल्स डिमांड आपको निकालनी है और अदर बेसिस पे करना है, जैसे आपके यहाँ पे पॉपुलेशन दे रखा है तो पॉपुलेशन के बेसिस पर आपका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो आपको ना फिर इनडायरेक्ट मेथड यूज करना है। तो आपको डायरेक्ट कब यूज करना है और इनडायरेक्ट कब यूज करना है ये मैंने आपको बता दिया है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन अपन करेंगे, ठीक है। और करने से पहले मैं बता देती हूँ कि इसमें भी क्या होगा, आपको ना इक्वेशन ही सॉल्व करनी है। तो इनडायरेक्ट मेथड जो है इसमें भी आपको इक्वेशन ही सॉल्व करनी पड़ेगी, और वो इक्वेशन कौन सी है? वही y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, भविष्य में जो कितनी डिमांड होगी और कितनी सेल्स होगी उसकी फोरकास्टिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो y a प्लस बी एक्स, ये किस मेथड के अंडर में पढ़ रहे हैं हम लोग? इनडायरेक्ट। आज हम लोग इनडायरेक्ट मेथड के अंडर में पढ़ रहे हैं, और इसको फिर हमको इसके ऊपर जो क्वेश्चन करना होगा वो कैसे करना होगा वो हम लोग देख रहे हैं। तो इक्वेशन वही है जो कि डायरेक्ट मेथड में थी, यानी कि इक्वेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, y a प्लस बी एक्स है और यहाँ पे भी y प्लस a प्लस बी एक्स है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर इसको सॉल्व करने का तरीका उससे अलग रहेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा आपको, आपके पास में क्या करना पड़ेगा आपको, a और b की, यहाँ पे भी आपको a की वैल्यू निकालनी है और b की वैल्यू निकालनी है। इनडायरेक्ट मेथड में भी आपको a की वैल्यू निकालनी है और b की वैल्यू निकालनी है। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, x भी निकालेंगे, ठीक है। तो निकालना कैसे है, उसके लिए हमारे पास में दो इक्वेशंस होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टू फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए वी सॉल्व टू इक्वेशंस। हमें दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, तो दो इक्वेशन कौन सी होगी अपनी? सिग्मा y बराबर एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। पहली इक्वेशन है सिग्मा y इक्वल्स टू एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, एन इंटू ए प्लस बी सिग्मा एक्स, ठीक है। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। दूसरी इक्वेशन जो हमें सॉल्व करनी पड़ेगी, सिग्मा एक्स वाई इंटू मतलब इक्वल्स टू ए इंटू सिग्मा एक्स प्लस बी इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको भी मैं कैपिटल्स में लिख देती हूँ, इसको भी कैपिटल्स में लिख दिया आपको, ठीक है। तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, ए और बी इन दोनों की क्या कर पाएंगे, वैल्यूज निकाल पाएंगे, ए और बी की वैल्यूज निकाल पाएंगे, ठीक है जी। ओके जी, स्मॉल एक्स है बड़ा एक्स है, ये बड़ा एक्स ही है, ठीक है। स्मॉल एक्स और मतलब एक ही एक्स है, अगर आप एक्स स्मॉल लिखते हैं तो वाई भी आपको स्मॉल लिखना पड़ेगा, और अगर आप कैपिटल में लिखते हैं तो कैपिटल में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे स्मॉल। ये इक्वेशन काय के लिए है? ये इक्वेशन जो है बेटा, जैसे हमने कहा था कल एक क्वेश्चन कर रहे थे, इफ यू रिमेम्बर, कल हम एक क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई ये आपके पास में एक क्वेश्चन है और आपके पास में कुछ पुराने सालों का सेल्स दे रखा होगा या आपको डिमांड दे रखा होगा, और उनके बेसिस पर ये आपका हिस्टोरिकल डाटा होता है जो आपको दे रखा होता है। तो हिस्टोरिकल डाटा के बेसिस पर आपको फ्यूचर का डाटा, या जिसको फ्यूचर डाटा मतलब सेल्स या डिमांड आपसे पूछेगा, ठीक है। तो फ्यूचर में यानी कि आगे आने वाले 2 सालों का या 1 साल का या 4 साल का, 1 ईयर 2 ईयर 4 ईयर हाउ मेनी इयर्स दे वांट टू आस्क, दे कैन आस्क, और उसके पुराने बेसिस पे आपको नया क्या करना पड़ेगा,
डेटा निकाल के देना पड़ेगा। फ्यूचर की डिमांड और सेल्स आपको फोरकास्ट करनी है, ठीक है। प्रोजेक्ट का मतलब, यहाँ पे प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि आपको फोरकास्ट करना है, तो आपको वहां पे फोरकास्ट वर्ड नहीं मिलेगा, आपको मिल भी सकता है, ऐसे हम नहीं मना कर रहे कि आपको नहीं मिलेगा, बट आपको प्रोजेक्ट वर्ड दिखेगा। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि दे वांट टू आस्क फोरकास्टिंग, कि आपको फोरकास्टिंग करवाना चाहता है, ठीक है जी, ठीक है। तो कल ये जो हमने क्या करा था, हमने कहा था आपको कि अगर आपको ये ईयर्स ऐसे दे रखा हो, ईयर्स में टाइम में इंफॉर्मेशन दे रखी हो, तो डायरेक्ट मेथड यूज कर लेना। अगर ईयर्स की जगह आपके पास में अदर, देखो ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है कौन सा है, ये सेल्स, और ये तो आपको हर बार दिया होगा। अगर ईयर्स, पीरियड, टाइम टाइम दे रखा है तो डायरेक्ट, अदरवाइज आप इनडायरेक्ट यूज कर लो, ठीक है। तो अभी दो क्वेश्चन कल हमने कर लिए थे, और इक्वेशन दोनों में ही, चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, आपको इसकी हेल्प से अपना क्या करना है, फ्यूचर का डेटा निकालना है, ठीक है। लेकिन कल तो हमारा क्या था, थोड़ा सा हमने अलग वे से किया था, ठीक है। आज हम इनडायरेक्ट कर रहे हैं। जो इनडायरेक्ट के लिए क्या करेंगे हम लोग, वही y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स तो लेंगे, है ना। लेकिन इसके लिए हमको ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, जो कि आप याद कर लेना। पीरियड नहीं गिवन होगा एक तो मैम इनडायरेक्ट मेथड के लिए, और हाँ, पीरियड गिवन नहीं होगा, बाकी पीरियड नहीं होगा, अदर इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगी, ठीक है। पीरियड की जगह क्या दिया हुआ होगा लाइक। पॉपुलेशन वगैरह दिया होगा आपको। अच्छा अभी क्वेश्चन कराओगे ना। अभी क्वेश्चन कराती हूँ मैं आपको, ठीक है। जस्ट गिविंग अ क्वेश्चन, वेट। ये कहता है कि एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द डिमांड फॉर कलर टीवी सेट्स इन 5 टाउन्स हैज रिजल्टेड इन द फॉलोइंग डेटा। एक इन्वेस्टिगेशन किया, यानी कि सर्वे किया, क्या कि डिमांड के लिए, कि हमारी एक कलर टीवी है, उस कलर टीवी का हमें डिमांड चेक करना है कि मार्केट में कैसा डिमांड है, और 5 टाउन्स मतलब 5 टाउन्स है उसका, ठीक है। अब ये आपको क्या दे रखा है, पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन पॉपुलेशन दे रखी है, और वो लैक्स में, जैसे कि ये 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 11 लाख, 14 लाख, ठीक है। और उसके बाद में नंबर ऑफ टीवी सेट्स डिमांडेड, ये थाउजेंड्स में है। तो इन्फॉर्मेशन में आंसर लिखोगे तो फाइनल आंसर जरूर लिखना है कि थाउजेंड्स में है, लैक्स में, यूनिट्स कितने में है। तो पॉपुलेशन दे दी आपको 5 टाउन्स की, देखो ये 1 2 3 4 5 टाउन्स है आपके पास में, और 5 टाउन्स का पॉपुलेशन दे दिया। टीवी कितना कितना डिमांड किया उन टाउन्स वालों ने, ये भी आपको दे दिया। फिर फिट अ लीनियर रिग्रेशन y ऑन x, मतलब y जो है, एक को x माना तो दूसरे को y माना, ठीक है। y जो है किस पे डिपेंडेंट है भाई, टीवी जो डिमांड करेंगे वो पॉपुलेशन डिमांड करेगी। तो टीवी जो है, टीवी वाला जो डाटा है, डिमांड कौन करेगा, पॉपुलेशन। क्या डिमांड करेंगे, टीवी। तो टीवी जो है वो y है, तो y किस पे डिपेंडेंट है, तो ये कह रहे हैं कि y इज डिपेंडेंट ऑन x। एंड इसके लिए लीनियर रिग्रेशन बोलो। अच्छा, इसके नाम क्या क्या हो सकते हैं, वहां पे आपको नाम मिलेंगे ना, वो क्या क्या हो सकते हैं। अब इस मेथड के जो नाम है, जिसको हम ट्रेंड प्रोजेक्शन बोल रहे हैं, ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड है, ठीक है। इसके क्या क्या नाम हो सकते हैं, ऑल्टरनेट में बता देती हूँ। इसको स्ट्रेट लाइन ट्रेंड भी बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड मेथड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इससे जो ग्राफ बनाना पड़े, वैसे आपको ग्राफ बनाना नहीं है, अगर इससे ग्राफ बनाना पड़े तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। और आपने सुना भी होगा इसमें अपना फाउंडेशन में, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। इसका ये नाम भी है मतलब, ठीक है। और y ऑन x, अगर ऐसे पूछ ले y ऑन x, ठीक है, रिग्रेशन इक्वेशन, y ऑन x रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है, ऐसे पूछ ले तो भी यही बात है। तो इसके कई नाम से है, लेकिन मतलब सबका एक ही है, ठीक है। और ये एक्चुअली ये सब क्या आता है, ये जो सारी चीजें होती है, ये आती है अपनी टाइम सीरीज एनालिसिस, ठीक है। टाइम सीरीज एनालिसिस एक चैप्टर का नाम होता है, जिसमें क्या करता है ये लोग, मेथड्स जो होते हैं, इन मेथड से हमको निकालना होता है, डेटा निकालना होता है, ठीक है। डेटा निकालना होता है, फ्यूचर का इंफॉर्मेशन निकालना होता है, ठीक है। टाइम सीरीज मतलब टाइम के बेसिस पर ये कई तरीके के मेथड्स है। अच्छा, इनमें तो क्या है, सबके नाम है, चाहे आपको ऐसे पूछ रहे कि ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड से निकालो, या स्ट्रेट लाइन ट्रेंड से निकालो, या लीस्ट स्क्वायर मेथड से निकालो, कैसे भी निकालो, ठीक है, सबका मतलब एक है। तो क्या पूछता है, फिट अ लीनियर रिग्रेशन ऑफ y ऑन x एंड एस्टिमेट द डिमांड। अब क्या बोल रहा है, एस्टिमेट करना है डिमांड आपको फॉर टीवी सेट्स ऑफ 2 टाउन्स। अब आपको 5 टाउन्स तो दे रखे हैं, कितने टाउन्स दे रखे हैं, 5 टाउन्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है।
अब और 2 टाउन्स आपको दे दे तो उन 2 टाउन्स के लिए आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है, एक्स्ट्रा 2 टाउन्स के लिए, ठीक है। विद अ पॉपुलेशन ऑफ 10 lakhs एंड 20 lakhs, यानी कि एक टाउन हम और ऐड कर दें, अगर हमको एक टाउन और ऐड कर दें, जिसमें ये पूछना चाहता है कि एक टाउन जिसके 10 लाख। हाँ जी मैम, रिग्रेशन तो स्टैट्स में भी था। हाँ हाँ, ये स्टैट्स में भी था, बिल्कुल वही तो कह रही हूँ, स्टैट्स में पढ़ा है तो आपने। स्टैट्स से हो गई तो फिर क्या हो गया आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर, क्या डेटा एनालिसिस नहीं करना क्या, मतलब आप अपने ऑपरेशन मतलब बिजनेस, तो आप अपने ऑपरेशंस के अंदर आपको अगर कितना प्रोडक्शन मतलब कितना आइटम प्रोड्यूस करना है, नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस करनी है, तो उसका इंफॉर्मेशन हम क्या अलग अलग मेथड से नहीं निकाल सकते। जब भी पूरा आप ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ रहे हो उसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने ऑपरेशंस के लिए इंफॉर्मेशन ही तो सर्च कर रहे हैं, चाहे कोई सा भी चैप्टर हमने पढ़ा हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमें भविष्य के लिए अगर डाटा उठाना है, भविष्य में कितना आपको वो करना है प्रोजेक्शन, या आप बोलो कि एस्टिमेशन या फोरकास्टिंग करनी है, तो फोरकास्टिंग का मेथड है ये, ठीक है। क्या निकालना है उसके लिए अलग अलग मेथड, क्या पूछा गया है उसके लिए अलग अलग चैप्टर्स हमें पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो स्टैट्स हो गया, तो क्या स्टैट्स हमारा पार्ट नहीं हो सकता, क्या हम स्टैट्स का यूज नहीं करते हैं अपने डिपार्टमेंट्स के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग मैथ्स के फॉर्मूलाज यूज करते हैं, कहीं पे स्टैट्स के यूज करते हैं, कहीं कॉस्टिंग को यूज कर लिया, ठीक है। 10 और 20 lakhs अगर हमारी पॉपुलेशन होती तो उसके लिए हमारे पास में कितना कितना डिमांड होगा, ये दो डाटा आपसे फ्यूचर के निकलवाना चाहता है, या सॉरी ऐसा बोलो कि पॉपुलेशन अगर 10 लाख होती और 20 lakhs होती तो हमारी डिमांड कितनी होती, तो आप क्या देख के बता सकते हो, नहीं बता सकते ना। कोई तो मेथड, कोई तो स्ट्रेटेजी, कोई तो फॉर्मूला हो जिससे हम बता सके कि 10 लाख की पॉपुलेशन होगी तो नंबर ऑफ टीवी कितनी डिमांड होगी, 20 लाख की होगी तो कितनी डिमांड होगी। तो हम कह रहे हैं कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। करें इस क्वेश्चन को। क्या कहता है कि आप देखो, अब जैसे कल एक क्वेश्चन था, उसमें हमने कहा था कि बड़ा बड़ा आपको बता दे, क्योंकि आप ना जैसे कल एक क्वेश्चन था डायरेक्ट मेथड में, तो हमने कहा तीन चीजें निकाल लेना भैया, एक्स निकाल लेना, एक्स स्क्वायर निकाल लेना और एक्स वाई निकाल लेना। क्या बोला था मैंने कि एक्स निकाल लेना, एक्स स्क्वायर निकाल लेना और एक्स वाई, यानी कि 3 कॉलम बनाने के लिए बोला था, ठीक है। याद है आप लोगों को, ये 3 कॉलम बोले थे, एक्स, एक्स स्क्वायर और एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे भी बोलूंगी, यहाँ पे 4 कॉलम बनाने को बोलूंगी, ठीक है। 2 कॉलम तो आपके क्वेश्चन के हैं ही हैं आपके पास में, एक एक्स का कॉलम है पॉपुलेशन और एक वाई का कॉलम है आपका टीवी डिमांड्स, ठीक है जी। चलिए इसका सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। कैसे करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, ट्रेंड, हमारा मेथड का नाम क्या है, ट्रेंड प्रोजेक्शन, तो कॉम्पिटिशन ऑफ ट्रेंड वैल्यूज फॉर प्रोजेक्शन, ठीक है। प्रोजेक्शन कौन सा करेंगे, 10 लाख और 20 lakhs अपनी जो पॉपुलेशन थी उसके लिए करेंगे, ठीक है। अच्छा, जब भी आप टेबल बनाए तो ऐसे थोड़ी बड़ी बनाइए, इसका रीजन क्या है, क्योंकि आपको लिखने के लिए सुविधा रहे। तो सबसे पहले आपका डाटा क्या है, पॉपुलेशन का है, पॉपुलेशन का डाटा अगर लैक्स में तो वहां पे भी आप लैक्स में लिखेंगे, ठीक है। फिर आपकी इंफॉर्मेशन, इसको आप क्या बोल दो, एक्स बोल दो, यहाँ पे ये लो मैंने एक्स बोल दिया। क्या क्या डाटा है एक्स का, 5, 7, 8, 11, 14, कितना है, 5, 7, 8, 11 और 14, ठीक है। दूसरा कौन सा डाटा है आपका, दूसरा डाटा क्या है, सेल्स या डिमांड ऑफ टीवी, सोच लो कुछ भी देख लो, ठीक है। सेल्स, ये वाई मान लो इसको, ये वाला डाटा है जो वाई मान लो, तो एक एक्स हो गया एक वाई हो गया, कितना कितना दे रखा है, 9, 13, 11, 15, 19, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन लिख लो, 9, 13, 11, 15 और 19, ठीक है। यहाँ तक तो क्वेश्चन है, इसके आगे क्या करना है हमको। अब आपकी इक्वेशन क्या है, देखो आपको जब भी आप स्टैट्स का कभी कोई क्वेश्चन करो ना, स्टैट्स का जब भी कोई क्वेश्चन करो तो उसको कैसे करना है अपन लोगों को, कि आपको फॉर्मूला में क्या पूछा, आपको पता चल गया कि एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू a प्लस bx, ठीक है। इसकी हेल्प से हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी हेल्प से हमें क्या करना पड़ेगा, अपना फ्यूचर का डाटा निकालना है, ठीक है। तो ये तो अपनी इक्वेशन हो गई जो 10 lakhs और 20 लाख पे, यानी कि y जब अपना 20 लाख हो, y अपना जब 10 लाख हो तो कितनी डिमांड होगी, तो कितनी डिमांड होगी, ये तो हमें निकालना है। लेकिन हमने कहा कि ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 इक्वेशन और सॉल्व करनी पड़ेगी, जो कि क्या है अपना सिग्मा y एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, और दूसरी क्या है सिग्मा एक्स वाई
बराबर ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। अब ये देखो कि भाई ये जो दो इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो हमें सॉल्व करनी है, वो इक्वेशन में वैल्यूज क्या क्या पूछी हुई है, तो उसी को देखते हुए हम अपना कॉलम बना लेंगे ना। अब देखो सिग्मा वाई बोला है, तो सिग्मा वाई कहाँ से निकलेगा बताइए? सिग्मा वाई यहाँ से निकलेगा। ठीक है, एन बोला है, एन क्या होता है कि भाई कितने कितने टाइम का डाटा है, तो अपने पास 5 टाउन्स का 5 टाउन्स का डाटा है, तो एन कितना हो गया यहाँ पे हमको पता चल गया है 5 हो गया। ए और बी के वैल्यू, ए और बी के वैल्यू हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके निकालेंगे। फिर क्या है सिग्मा एक्स कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन की तो बात हो गई। अब सेकंड इक्वेशन में क्या बोला है, सिग्मा एक्स वाई बोला है, यानी कि एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक्स और वाई का कॉलम अगर मल्टीप्लाई होगा तभी तो क्या निकलेगा, सिग्मा एक्स वाई निकलेगा। ठीक है, ये लो यहाँ पे सिग्मा एक्स वाई, ये एक्स वाई निकालोगे और इनको समेशन करोगे तो सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू निकलेगी ना। फिर क्या बोलता है, सिग्मा एक्स वो हमारे पास में है, यहाँ से निकलेगा। फिर ये बी की वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एक्स स्क्वायर बोला है तो हमें फिर एक्स स्क्वायर का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर बोला था, एक्स स्क्वायर निकाल देना यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी कितने कॉलम निकालने पड़े आपको, अपनी इक्वेशन को देखते हुए आपको 2 कॉलम बनाने पड़ रहे हैं। तो हमारा जो कॉलम कितने बन रहे हैं, हमने इक्वेशन की हेल्प ले ली, इक्वेशन की हेल्प लेकर हमें उतने कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो एक्स वाई कितना हो गया बताओ, वैल्यू बताओ एक्स वाई की। फर्स्ट में 5 9 से 45, 13 7 जा कितना होता है भाई, 11 8 जा और 11 into 15, ठीक है 14 into 19, इनका टोटल करो कितना आ जाएगा, एक्स वाई का टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, 655। वेरी गुड। एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर किसकी हेल्प से निकलेगा, पॉपुलेशन, जो कि क्या है अपना 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 11 का स्क्वायर करेंगे 121, और 14 का स्क्वायर करेंगे 196। ठीक है, मैम ये चैप्टर का क्वेश्चन कंपलसरी आता है क्या? देखो आप कभी आपके पास में, आप लोगों के पास में स्कैनर वगैरह है क्या? हाँ मैम। हाँ तो देखना आप लोग स्कैनर में, देखना आप लोग आपको मिलेंगे। ठीक है, हर 1-2 साल में 8 मार्क्स का 6 मार्क्स का आया हुआ है। ठीक है, और देखो आपको जब ऑनलाइन देने जा रहे हो, यू डोंट नो वो क्या पैटर्न फॉलो करे, लेकिन पढ़ना सब कुछ है, सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी छोड़ दिया तो आपके नंबर छूट जाएंगे वहां। ठीक है, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर का टोटल कितना आ गया, 455। ठीक है, चलो अब 45, हाँ, अब इनको देखते हुए हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इनकी वैल्यूज यहाँ पे रख दो, चलो मैं इसके सामने ही रखती हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलो लिखवाओ सिग्मा वाई। देखो पहली इक्वेशन क्या है, सिग्मा वाई, कहाँ है सिग्मा वाई, अच्छा सिग्मा वाई का भी टोटल बता दो, सिग्मा वाई का टोटल कितना होगा और सिग्मा एक्स का 45। चलो बताओ सिग्मा वाई क्या है, कितना है अपना, सिग्मा वाई कितना है अपना 67, एन कितना है 5 और ए कितना है पता नहीं तो कोई बात नहीं, लिख दो ए को ऐसे कैसे लिख दो, प्लस बी कितना है पता नहीं, सिग्मा एक्स कितना है ये रहा 45। ठीक है, 45। दूसरी इक्वेशन सिग्मा एक्स वाई, कहां पर है सिग्मा एक्स वाई 60, ए पता नहीं, सिग्मा एक्स कितना है 45 प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 455 और बी पता नहीं। दो इक्वेशन बन गई। अब आपने बहुत इक्वेशन सॉल्व करी होगी, इक्वेशंस तो सॉल्व करनी आती है ना। ये दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए विच मेथड यू विल यूज बताओ, डायरेक्ट। आप लोग मैथ से पढ़ा होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और भी कई मेथड। आपको कैसे करना चाहिए, हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मतलब दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे। ये दो इक्वेशन है एक्स और वाई। भाई अगर आपको आपने ज्यादा नहीं पता तो आपको इतना तो पता है कि यहाँ पे कभी एक्स होता और यहाँ वाई होता तो हम इसको कैसे करते। मैम वो किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो आप अच्छा क्वेश्चन पे से और फिर उसको दूसरे क्वेश्चन में पुट कर लो तो आ जाएगी किसी तो। हाँ, हम क्या करते हैं दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने की कोशिश करते हैं। तो हम इक्वेट कैसे कर सकते हैं, देखो
ए और बी मैम में इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लो आप। हाँ ए और First बी, equation। हाँ ए और बी में किसी एक को इक्वल कर दो, या तो बी को ये जो है ये 455 बी, इसको इसके इक्वेट कर दो या इसको इसके इक्वेट कर दो, मतलब इसको मल्टीप्लाई इस तरीके से नंबर से करो कि ए की वैल्यू या तो सेम वेरिएबल हो कट जाए जाए। या बी की वैल्यू सेम हो जाए। तो हम करते हैं कि चलो ए की वैल्यू ट्राई करते हैं, तो पूरी इक्वेशन 9 को हम से 9 से सॉल्व कर देते हैं। तो 9 से सॉल्व करेंगे तो पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 67 को 9 सेम से किया तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेटर बताओ। 603। 603, चलो ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ 603। 5 9 जा 45, तो ये हो गया 45 बी, और दूसरा 45 बी इंटू 9 कितना हो जाएगा, 405। ठीक है। तो हमने दो इक्वेशन तैयार हो गई, जो हमारी एक इक्वेट हो गई दोनों, ठीक है। मतलब अब हम तो सॉल्व कर सकते हैं, ताकि हमारे, सॉरी मैंने क्या किया यहाँ पे ए नहीं लिखा, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं और ए और बी की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, राइट। भाई मैथ्स तो आती है ना सबको, और नहीं आती है तो भी कोई बात नहीं। तो एक बार मैं इन इक्वेशन को एक साथ लिख देती हूँ, 655, एक बार दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख देती हूँ मैं, क्या है 655 45a प्लस 455b 603 45a प्लस 405b। अब बताओ क्या करेंगे, माइनस ठीक एलिमिनेशन है। मेथड। चेंज द साइन ऑफ वन इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन का क्या कर लो, मतलब ऐसा समझ लो कि इक्वेशन थर्ड है, इक्वेशन फोर्थ है, दो इक्वेशन है, नई नई इक्वेशन बनाने में, ठीक है। अब नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज। चलो चेंज द साइन ऑफ नेक्स्ट इक्वेशन, तो सबकी साइन चेंज कर दो, ठीक है, सबका साइन चेंज कर दिया, राइट। तो साइन चेंज कर दिया तो ये कट गए, प्लस माइनस क्या होता है, कैंसिल, ठीक है। तो क्या आया नीचे, 2 कितना आया, यहाँ पे 52 इक्वल टू 50। 52 आया क्या, 52 इक्वल्स टू 50 50, ठीक है। बी। 50 आया, ओनली 50 आया, हाँ बी नहीं आएगा, बी तो बोला ना। ओके। अब बी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 52 डिवाइडेड बाय 50, 1.04 ठीक है। तो एक तो आपने निकाल ली क्या, बी की वैल्यू। अब ए की भी निकाल सकते हैं। ए की निकालो, सब्स्टिट्यूट कर दो किसी एक इक्वेशन में, जहां आपको अच्छी लगे, जहां आपको अच्छी लगे 1 2 3 4, जहां पे भी आपको अच्छी लगे आप ए की बी की वैल्यू रखो और ए की निकाल लो, ठीक है। तो सबसे छोटी इक्वेशन में रखना हमें ज्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि वैल्यूज छोटी छोटी होती है तो फटाफट सॉल्व हो जाता है। तो फर्स्ट में रख लो, सेकंड में रख लो, जहां आपकी इच्छा है रखो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो फर्स्ट में रख लेते हैं, 67 5a प्लस 45 b है, इसमें रखूंगी मैं। 4.04। अच्छा पहले वैल्यूज तो रख लें, आपने तो कर दिया सॉल्व, ठीक है। सॉल्व कर लोगे या करके बताओ, 46.8 इधर 45 45। into 1.04 है ना, हाँ 46.8 प्लस 5a तो 67, फिर कितना हो जाएगा, माइनस में चल जाएगा 46.8। कितना आ जाएगा, 20.2 डिवाइड बाय 5। 20.2 डिवाइडेड बाय 5 और a कितना हो गया, 0.04। चलो यहाँ लिख देती हूँ, a की वैल्यू आ गई 4.04 है ना। तो दोनों वैल्यू आ गई a और b, क्या करेंगे नहीं a और b का वैल्यूज का बताओ, बता। भाई दो इक्वेशन के हेल्प से हमने a और b की वैल्यू निकाल ली, कहाँ अब इनका यूज कहाँ करेंगे, निकाल के करना क्या है, निकाल तो लिया, a और b कहीं रखना पड़ेगा क्या। देखो हमारे पास में आज हमने कितना छोटे टर्म्स भी पढ़ा, देखो एक तो आपने कहा मेरे ये वाली आप, एक तो आपने कहा कि अपनी ये y a प्लस बी एक्स इक्वेशन है ना, एक तो हमको यहाँ रखना पड़ेगा, तो यहाँ रखें क्या करें बताओ, यही रखेंगे, हाँ ठीक है। तो इसमें रख दो, a और b की वैल्यू आपके पास में आ गई, इसको रख दो यहाँ पे। तो ये हम क्या करते हैं, नाउ पुट a equals to 4.04 और b equals to 1.04 in our रिग्रेशन इक्वेशन, क्योंकि उसने नाम बोला है तो मैंने वही नाम यूज दे दिया, ठीक है, जो उसने बोला मैंने वही लिख दिया, ठीक है। हम इसका एक ही चैप्टर है ना रिग्रेशन का। रिग्रेशन काय को रिग्रेशन इक्वेशन समझ रहे हो आप, तो ये फॉर्मूला फोरकास्टिंग का पढ़ रही हूँ मैं चैप्टर, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है 4.04, b की वैल्यू कितनी है 1.04, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख दूं x और यहाँ पे क्या लिख दूं y। अब क्या करना है, चलो बताओ बताओ, वैल्यू अब क्या करना है, 10 लाख की पॉपुलेशन पे निकालना है, किस पे निकालना है 10 लाख की, व्हेन x इक्वल्स टू 10 लाख,
क्योंकि आपको पता है टेबल ऊपर क्वेश्चन हमने कहा था कि आपको 10 लाख की और 20 लाख की पॉपुलेशन पे टीवी डिमांड्स बतानी है, ठीक है। तो 10 यानी कि ये आपने क्या माना, एक्स ही तो माना है यहाँ पर, तो यहाँ पे एक्स जब 10 हो तब वाई कितना निकलेगा, जब एक्स 20 हो तो वाई कितना निकलेगा, ठीक है। एक्स अगर 10 हो, मैम हाँ जी, मैम आपने ये कैसे माना कि एक्स 10 होगा, वाई भी तो हो सकता है। अरे भैया उसने क्या बोला आपको, अभी रुको, पहले आप वैल्यू सॉल्व कर लो। मैम स्क्रॉल अप करना। एक मिनट, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 10 लिख देती हूँ, एक बार मुझे एक बार सॉल्व कर लेने दो, ठीक है, एक बार सॉल्व कर लेने दो, कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर, 10.4 प्लस 4.0 14.44 किसमें आएगा, थाउजेंड्स में कि लैक्स में, इंफॉर्मेशन लैख। नहीं, पॉपुलेशन लैक्स में है, टीवी थाउजेंड्स में है, ठीक है। अब आप पूछो, अब आपका क्वेरी क्या है। मैम ये आपने एक्स को कैसे माना 10? एक बात बताओ आप, जब मैं आपको बता दी अच्छा थी हाँ, क्वेश्चन में गिवन है, ओके। तब कहाँ थे, आ गया क्या समझ में। हाँ हाँ आ गया। पॉपुलेशन डिनोट कर रखा है ना, एक्स है तो इसलिए ये इसको मान। एक्स से एक वाई है, ये क्या कहता है, फिट अ लीनियर रिग्रेशन वाई ऑन एक्स, द वाई इज डिपेंडेंट ऑन एक्स। अब एक ऐसे भी पूछ लेता है एक्स ऑन वाई, आपने स्टैट्स में पढ़ा होगा रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई दोनों पढ़ के आए हो, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि वाई जो डेटा है वो डिपेंडेंट है एक्स पे, क्यों, क्योंकि टीवी पॉपुलेशन डिमांड करेगी कि पॉपुलेशन टीवी को डिमांड करेगा, हु विल डिमांड हूम, बताओ, हु विल डिमांड हूम, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन विल डिमांड टीवी, तो पॉपुलेशन डिमांड करेगा तो टीवी डिमांडेड बाय पॉपुलेशन, तो टीवी तो डिपेंड किस पे कर रहा है, पॉपुलेशन पे, दैट्स व्हाई इट्स y ऑन x, ठीक है। तो एक x है एक y है। मैम ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको एक्स मानना है वाई मानना है, जिनका निकालना है। नहीं दे रखा होगा, आपको पता लगाना है ना कि इतना मुश्किल है क्या x नहीं, क्या हो, तो जैसा अभी इसमें अपन ने आइडेंटिफाई किया, मतलब वैसे इन्फॉर्मेशन तो गिवन होगी ना। हाँ वो तो होगी। दूसरा क्या निकल जाएगा बताओ फटाफट, a कितना है, a वही 4.04 है, b कितना है, 24.84। बस आपको ये 20 तो रखना है यहाँ पे x की जगह, यहाँ पे आपको क्या रखना है, इसका 20 रखना है, कितना हो गया 24.84। 20.8 था, 24 पॉइंट कितना लैक्स, थाउजेंड्स। तो ये हमने क्या निकाल लिया, जब अगर पॉपुलेशन अपनी 10 लाख होगी, अगर पॉपुलेशन अपनी 10 लाख होगी तो अपनी टीवी कितनी डिमांड होगी, इतनी डिमांड होगी 14.44 थाउजेंड। अगर पॉपुलेशन 20 लाख हो जाएगी तो टीवी की डिमांड भी बढ़ के 24.84 हो जाएगी। ओके जी, इजी था या मुश्किल था, पहले तो ये बताओ। वो बस इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी ना, वो जो दो आपने बताई। तो इक्वेशन ये क्या फाउंडेशन पढ़ के आया, तब तो दिमाग में थी ना, अब दोबारा क्या है, दोबारा ही तो है ये, और इसको मैम इक्वेशन हमेशा इनडायरेक्ट मेथड में लगेंगे ना ये दो इक्वेशन, हाँ डायरेक्ट वाले में तो ऊपर वाली। हाँ ठीक है, मैं आपको आज होमवर्क दूंगी ना, उसके अंदर अपने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और क्वेश्चन करना और भेजा भी करो क्वेश्चन करके, ठीक है, हमेशा की तरह। इसमें भी क्या कहता है कि द इन्वेस्टिगेशन into the use of scooters in 5 towns, वही 5 towns, यहाँ पे भी 5 towns has resulted in the following population in town, ठीक है। नंबर ऑफ स्कूटर्स है, पहले टीवी डिमांडेड थे अब स्कूटर्स है, ठीक है। इसने खुद नहीं दे दिया एक्स और वाई, पीछे वाले क्वेश्चन में दिया नहीं था, इस क्वेश्चन में दे दिया, समझ में आ गया। और क्या कहता है, फिट अ लीनियर रिग्रेशन y on x, दिस y is dependent on population, पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो डिमांड भी तो ज्यादा होगी चीजों की, ठीक है। सो y is dependent on x, estimate the number of scooters to be found in town with a population of 16 lakh, केवल एक ही साल का पूछा है, सॉरी एक्स निकाल, मतलब एक्स है ना 16, पॉपुलेशन जो है वो x है, हाँ तो 16 नहीं तो वही तो हुई ना एक्स। हाँ तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एक और कॉलम बना लो, 16 लाख अगर पॉपुलेशन होगी तो फिर यहाँ पे कितनी स्कूटर होंगे। हाँ नंबर ऑफ स्कूटर डिमांड कितने होंगे, क्या ये आप कर लोगे। हाँ मैम हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये तो रहा आपका एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए, ठीक है। आप सॉल्यूशन मैच कर लेना, ठीक है। आई थिंक सबके पास में मॉड्यूल्स हैं,
सब अपना क्वेश्चन करें, बाद में आप लोग मैच करें, ठीक है। तो अपना जो थ्योरी है ना, थ्योरी का अपना जो पार्ट है, अपना स्टडी नोट 2 है ना ये, ठीक है। स्टडी नोट 2 जो है उसका ये देखो कि हमारे पास में 10 टॉपिक्स हैं, ठीक है, 10 टॉपिक्स हैं। तो ये समझ लो कि स्टडी नोट 2 है, उसके अंदर हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, ऐसे समझो। और चैप्टर 1 जो अपना, उसका नाम क्या हो जाएगा, अपना फोरकास्टिंग का है अपना, तो चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा अपना, डिमांड फोरकास्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने चैप्टर का नाम समझो कि हमने डिमांड फोरकास्टिंग, छोटे छोटे चैप्टर समझ लो ऐसे, तो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है, डिमांड फोरकास्टिंग, ठीक है। अब क्या कहता है डिमांड फोरकास्टिंग में, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि फोरकास्टिंग क्या होती है। मींस पीपिंग इनटू द फ्यूचर, भविष्य में झांक के देखना, ठीक है। एज फ्यूचर इज अननोन, हमें सबको पता है। एनीबॉडीज गेस अबाउट द but the business leaders in the past have evolved certain systematic and scientific methods to know the future by scientific analysis based on facts and possible consequences. क्या करते हैं कि फ्यूचर अननोन है, सबको पता है, हर किसी के लिए फ्यूचर अननोन है, ठीक है। अब भविष्य में झांकना है, भविष्य को गैस करना है या एस्टिमेट करना है, तो व्हाट बिजनेस लीडर मतलब जो बिजनेसमैन है, व्हाट दे डू, उन्होंने भविष्य को झांकने के लिए, जांचने के लिए, परखने के लिए और भविष्य के डेटा को समझने के लिए दे हैव इवॉल्व्ड, मतलब उन्होंने क्या करा, बनाया या इवॉल्व करा, ठीक है, उत्पन्न किया, ठीक है। क्या उत्पन्न किया, सर्टन सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मेथड्स। तो सिस्टमैटिक, जैसे अभी आपने एक न्यूमेरिकल देखा, प्रोजेक्शन मेथड देखा, तो दोज मेथड्स आर वेरी साइंटिफिक क्यों, यूनिवर्सली दे आर very foolproof methods to solve your problems. What about forecasting? तो forecasting का वो भी एक foolproof method है। तो that is a systematic method and scientific method to know the future by scientific analysis based on facts. तो हमारे facts होंगे, यानी कि historical data होंगे, या कोई ग्राफ होगा, कोई ट्रेंड होगा, कोई मैगजीन होगा, कोई न्यूज़पेपर होगा, या कोई अपना स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है, वहां से हम डाटा ले सकते हैं, कहीं से भी आपने डाटा लेकर और आपने क्या किया, फ्यूचर को एस्टिमेट करा, दैट इज फोरकास्टिंग। सो सिस्टमैटिक मेथड ऑफ प्रोबिंग द फ्यूचर इज कॉल्ड फोरकास्टिंग। ये तो सिर्फ फोरकास्टिंग की एक डेफिनेशन है, ओके, ठीक है। अब देखो ये आ गया ना इसके ऊपर इमेज, पहले वाले का इमेज किस पे आ गया, दूसरे वाले पर। दैट्स व्हाई कई बार आपको ना मिले तो आप घबराना मत, ठीक है। फिर से देख लो, अब डिमांड फोरकास्टिंग देख लो आप लोग। डिमांड फोरकास्टिंग क्या कहता है, डिमांड फोरकास्टिंग इज, पहले आपने फोरकास्टिंग देखा, था, अब आप क्या देखोगे, डिमांड फोरकास्टिंग देख रहे हो। तो इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स एंटिसिपेटिंग द डिमांड। डिमांड फोरकास्टिंग नाम है चैप्टर का, ठीक है। जितना डिमांड हुआ है उतना ही तो सेल्स करोगे, पर डिमांड सेल्स के इक्वल हम अभी एक बार का बोल रहे हैं, ठीक है। वैसे इको नहीं पढ़ रहे हैं कि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई होगा तो क्या होगा, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड होगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं बोल रहे। अभी हम इतना कह रहे हैं कि भाई जितना डिमांड होगा उतना ही तो हम सेल कर पाएंगे, जबरदस्ती तो किसी को बिना पैसे के फ्री तो बांट के नहीं आएंगे, तो ठीक है। कहता है कि यू आर एंटिसिपेटिंग द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूचर। फ्यूचर में कितना वो डिमांड करेंगे, इसको हम क्या कर रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, अंडर अ सेट ऑफ अनकंट्रोलेबल एंड कॉम्पिटिटिव। क्योंकि देखो मार्केट में कॉम्पिटिटिव फोर्सेस है, हाँ भाई है, तो उन फोर्सेस यानी कॉम्पिटिटर्स है, वो भी अपने मार्केट में क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। और अनकंट्रोलेबल यानी कि मार्केट जो है वो अनकंट्रोलेबल क्यों है, क्योंकि मार्केट की जो डिमांड, सप्लाई या अदर फैक्टर्स है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, हम उनके कंट्रोल में है, तो हमको उसी हिसाब से क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, इट्स अ प्रोसेस टू एंटिसिपेट द डिमांड इन फ्यूचर अंडर अनकंट्रोलेबल और कॉम्पिटिटिव फोर्सेस, ठीक है। फिर कहता है एक्यूरेट डिमांड फोरकास्टिंग बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, फॉर अ फर्म टू अनेबल टू प्रोड्यूस, क्योंकि डिमांड पता लगाओगे तभी तो उतना ही प्रोडक्शन करोगे, अंधाधुंध प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो। कितना लोगों ने मांगा है उतना ही प्रोडक्शन, ज्यादा प्रोड्यूस करके रख दिया तो उनको रखोगे कहाँ, वेयर हाउसिंग कॉस्ट इनकर करोगे, लेबर कॉस्ट इनकर करोगे, ओवरहेड कॉस्ट इनकर करोगे, और वेस्ट भी जाएगा, रॉ मटेरियल भी खराब करोगे, सब कुछ खराब हो जाएगा। तो जितना डिमांड है उतना प्रोडक्शन करने के लिए इट इज एसेंशियल कि आप एक्यूरेट डिमांड फोरकास्टिंग करो, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। अब ये क्या कहता है, देखिए जी, अब आई हैव टू रिमूव, अब मुझे तो ये रिमूव करना पड़ेगा, सुनो चॉइस, ठीक है। क्या कहता
है द पीरियड ऑफ फोरकास्टिंग। अब है ना फोरकास्टिंग के जो होते हैं 3 तरीके के पीरियड्स होते हैं। तो पहले हम पीरियड पे बात करते हैं। तो पीरियड मतलब 3 तरीके के पीरियड्स होंगे। तो एक पीरियड होता है लॉन्ग, एक पीरियड क्या होता है लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लॉन्ग रेंज पीरियड बोलेंगे, एक अपना मीडियम रेंज पीरियड हो जाएगा और एक अपना शॉर्ट रेंज पीरियड हो जाएगा। तो 3 तरीके के पीरियड हो जाएंगे, एक को बोलेंगे लॉन्ग रेंज, एक को बोलेंगे अपन मीडियम रेंज और एक को बोलेंगे हम शॉर्ट टर्म रेंज। ठीक है, 3 तरीके के पीरियड की हमको फोरकास्टिंग करनी पड़ती है। ठीक है, इन लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग में क्या होता है, द नॉर्मल पीरियड जो लॉन्ग रन पीरियड होता है वो यूजुअली कितना टाइम स्पेन का होता है या कितना लंबा होता है, तो इट्स जनरली 5 years। एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि लॉन्ग रन पीरियड को हम 10 to 15 years भी मानते हैं। तो जनरली 5 years या उससे ज्यादा का पीरियड है वो लॉन्ग टर्म पीरियड माना जाता है। पर्पस ऑफ लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग, भाई लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग करने से क्या फायदा होगा, भाई 5 साल या 5 साल के आगे तक का डाटा आपने उठाना है, आगे तक का भविष्य आपको जानना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है, ऐसा करके आपको क्या होगा, तो उसके कुछ उद्देश्य हैं। टू वर्क आउट एक्सपेक्टेड कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट और टू एक्वायर, यानी कि अगर आपको पास में भविष्य के 5, 10 साल, 15 सालों का अगर आपको मार्केट आज ही पता चल जाए कि आगे के 10-15 सालों में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड या मेरे सर्विस की डिमांड कितनी होने वाली है, ठीक है, कितनी होने वाली है, तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, आज ही मशीन्स लगा लेंगे, आज ही प्लांट्स लगा लेंगे। क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए मशीनें जो है लाखों और करोड़ों में आती है। अगर मुझे 1 करोड़ रुपए की कोई प्लांट खरीदना है तो उतना मेरे को उतना मेरा मार्केट के अंदर सेल्स तो हो, उतनी कोई डिमांड तो करता हो मेरे प्रोडक्ट की। 1 करोड़ रुपए खर्च करके आज ही बैठ जाऊं तो क्या फायदा। तो अगर मेरे पास में 5 और 10 साल का कुछ पक्का अनुमान लग जाए तो मैं आज क्या कर सकती हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकती हूँ। मतलब अपन हैवी एक्सपेंडिचर तभी करेंगे अगर अपन का आगे बिकेगा माल तो। हाँ जी, हैवी एक्सपेंडिचर, तो आप इसको लिख सकते हो, हैवी एक्सपेंडिचर करने के लिए आपके पास में भविष्य 10-15 साल का आगे का पता होना चाहिए। टू डिटरमिन एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फ्रॉम सेल्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इतने 10-15 सालों में मैं इतनी सेल्स कर दूंगा तो उससे मेरे पास कितना कैश जनरेट हो जाएगा। टू प्लान फॉर फ्यूचर मैन पावर, इसी तरीके से उतने 10-15 सालों के लिए कितना लेबर, कैसा लेबर चाहिए वो आज ही पता चल जाएगा। टू प्लान फॉर मटीरियल, देखो लेबर भी उतना पता चल जाएगा, है ना, आपका जो रॉ मटेरियल की कितनी आपको कंजम्पशन होगी पता चल जाएगी, कैश पोजीशन पता चल जाएगी, क्योंकि कैश बिना तो काम होगा भी नहीं, तो कैश भी चाहिए हमारे पास में। टू प्लान फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपको कोई रिसर्च डेवलपमेंट करना, 10-15 साल का मार्केट जो होगा वो बिना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आप मार्केट में स्टे नहीं कर पाएंगे। R&D करना बहुत जरूरी होता है। R&D का मतलब क्या होता है कि आप रिसर्च करवाते हैं, सर्वेस करवाते हैं, उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करते हैं। तो दैट इज व्हाट अपना लॉन्ग रेंज पीरियड, और उसमें उसके होने वाली उस दौरान आप क्या करेंगे या उस पीरियड का डाटा लेके आप क्या करेंगे वो बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, मीडियम रेंज। मीडियम रेंज का क्या करोगे आप लोग, ये पीरियड कब से कब तक का होता है, तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 1 to 2 years, 1 से 2 साल का जो पीरियड है उसको हम इस इतने टाइम पीरियड का, 2 साल तक के पीरियड का, 1 से, मैंने बोला 1 से ऊपर 12 महीने से ऊपर लेकर 24 महीने तक के बीच का जो पीरियड है उसको हम बोल रहे हैं मीडियम रेंज पीरियड। तो मीडियम रेंज पीरियड, इस दौरान हमको क्या क्या कर लेंगे, तो टू डिटरमिन द बजट्स, किसी भी तरीके की जो बजट्स है वो आप बना सकते हो। टू डिटरमिन डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है, डिविडेंड आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, उसके बारे में प्लानिंग कर सकते हो, ये याद ही करना आप लोग, छोटा ये देख लो आप, है ना। टू फाइंड एंड कंट्रोल मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, अगले आने वाले 1-2 सालों का मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो, चाहे वो ब्रेकडाउन हो, कुछ भी हो, वो आपको पता चल जाएगा। टू डिटरमिन द शेड्यूल ऑफ ऑपरेशंस, और एक टाइम टेबल बना सकते हो आगे के 2-4 सालों का। फिर क्या कह रहा है, टू प्लान फॉर कैपेसिटी एडजस्टमेंट। कैपेसिटी एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि हमारी जो डिमांड पता चल सकती है 1-2 सालों के आगे की, उस हिसाब से हम अपनी कैपेसिटी का मतलब होता है कि प्लांट जो प्रोडक्शन करता है, जो अपने जो मशीन्स होती हैं, जो अपना प्लांट होते हैं, क्योंकि बड़ी मशीन्स को हम एक्चुअली प्लांट बोलते हैं, ठीक है, तो हमारा प्लांट एंड मशीनरी, हम एक वर्ड होता है ना प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, इसको हम कलेक्टिवली यूज करते हैं। तो बड़े जो प्लांट है उनकी कैपेसिटी का मतलब एक ये मशीन 100 यूनिट्स बना सकती है कि 1000 बना सकती है कि 10,000 बना सकती है, तो ये उसकी कैपेसिटी है। कोई मशीन, ये मशीन है, और मशीन बी अगर मान लो 2 लाख यूनिट्स बना सकती है, ठीक है, पर मंथ के हिसाब से देख लो, तो पर मंथ में तो ये मशीन बी की कैपेसिटी है, तो हमें कैपेसिटी पे एडजस्ट करने का मौका मिल जाएगा। यानी कि अगर मान लो पता चल जाए कि हमारी डिमांड डबल हो जाएगी अगले 1-2 सालों में, तो हम उस प्रकार से मशीन को खरीद लेंगे, तो कैपेसिटी एडजस्ट करेंगे, यानी कि उस हिसाब से हम क्या करेंगे,
अपना प्रोडक्ट को बनाने के लिए अरेंजमेंट्स कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया क्या कैपेसिटी एडजस्टमेंट? या मैं तो वो प्रोडक्शन मेक और बाय कर सकते हैं। अगर आपको मान लो कि अगर 2 सालों का पता चले डिमांड, आप बनाना है तो आप बना लो, मशीन खरीदना है खरीद लो, छोटे मोटे किराए पे लेना है तो किराए पे लेके बना दो। कैपेसिटी एडजस्ट करने का मतलब है कि जितनी आपकी डिमांड भविष्य की आपको पता लगेगी, उस हिसाब से आज ही आप अपनी कैपेसिटी को आप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। ठीक है जी, कैपेसिटी एडजस्टमेंट का मतलब नया प्लांट खरीदना है कि नहीं खरीदना, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिर शॉर्ट टर्म पीरियड आ गया, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। ठीक है, शॉर्ट टर्म क्या बोलता है आपको, कितने पीरियड का शॉर्ट टर्म पीरियड होता है? फ्रॉम फ्यू वीक्स विद इन 1 ईयर। हाँ 2-3 years to 6 months। ठीक है, और आप इसको 1 year तक भी एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो वो अपना शॉर्ट टर्म पीरियड हो गया, कुछ हफ्तों से लेकर 3 महीना 6 महीना। ठीक है, जो इसमें बुक वाले ने लिखा है वही मैं बता रही हूँ। ठीक है, 1 साल तक का भी पीरियड है वो शॉर्ट टर्म ही होता है। एंड द फॉलोइंग पर्पस, इससे क्या फायदा होगा भाई, अगले 2 महीने का अगले 6 महीने का आपके पास में डेटा आ गया, तो उससे क्या क्या कर लोगे उस डेटा से? भाई आपकी जो इन्वेंटोरी होती है, इन्वेंटोरी का मतलब क्या होता है, स्टॉक। आपको पता चल जाएगा कि रॉ मटेरियल कितना खरीदना है अगले 6 महीने की डिमांड के हिसाब से, 3 महीने की डिमांड के हिसाब से कितना रॉ मटेरियल जो है मैं क्या करूं, खरीद लूं। ठीक है, फिर टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर डिस्पैच ऑफ फिनिश गुड्स, है ना, तो इसके हिसाब से मुझे कितने ट्रक्स होने चाहिए, क्या 2 ट्रक से काम चल जाएगा? अगर ज्यादा डिमांड होने वाली है तो क्या मैं 3 ट्रक्स खरीद लूं? ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को अरेंज कर लोगे इस पीरियड के लिए। टू डिसाइड वर्कलोड्स फॉर मैन एंड मशीन, ठीक है पक्का, मतलब आगे आने वाले टाइम में हमारे मशीन पे कितना लोड पड़ेगा, कितना मैन्युफैक्चरिंग उसको करनी है, मैन पावर बढ़ानी है कि घटानी है, ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, टू फाइंड द वर्किंग कैपिटल नीडेड, अब देखो बड़ा टाइम होता है तो हम कौन सी एक्सपेंडिचर करते हैं, अगर लॉन्ग टाइम में जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। और शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे वो क्या, वर्किंग कैपिटल। क्या, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जानते हो ना आप लोग? हाँ मैम। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए इसका पता चल जाएगा। टू सेटअप ऑफ प्रोडक्शन रन फॉर द प्रोडक्ट, वही कि आपको है ना प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोडक्शन जो रन है वो कितना चाहिए, कुछ चीजें तो आपको कॉमन कॉमन से मिल जाएगी। सेटअप प्रोडक्शन रन, ठीक है। फिर टू फिक्स सेल्स कोटा, कितना सेल्स परसेंटेज हमको मिलने वाला है अगले 6 महीने में, 3 महीने में। बजट्स बनाए अपने, सेल्स बजट, परचेज बजट बनाए कभी कहीं? आप बजट्स बना लोगे, छोटे छोटे सेल्स बजट बना लोगे। ठीक है, ठीक है, और उस हिसाब से आपको सेल्स परसेंटेज कोटा मतलब परसेंटेज पता चल जाएगा। टू फाइंड द रिक्वायर्ड ओवर टाइम टू मीट द डिलीवरी प्रोमिसेस, अगर आपको लगता है भैया बहुत सारी डिमांड होने वाली है अगले कुछ महीनों में, तो उस हिसाब से आप ओवर टाइम करवा लेना। तो ये कुछ चीजें जो जनरली आपको पता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, पढ़ लेना, रीडिंग कर लेना। अब ये क्या कहता है कि भाई थियरी है, सारी पढ़नी है अपन को। वन हैज टू डिसाइड which method has to be used to suit the information available with him and to suit the needs। आगे देखो क्या कहता है, the manager who is concerned with forecasting must have knowledge of factors। अगर आपको forecasting करनी है तो ये factors आपको पता होने चाहिए भाई। आपको forecasting के लिए क्या क्या factors होने चाहिए भाई, आपको करनी है भविष्य में कि भाई डिमांड कितनी होगी, सेल्स कितनी होगी, वो किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, किन चीजों को ध्यान रखते हुए फोरकास्टिंग करोगे कि भाई एनवायरनमेंट कैसा है, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, कि भाई एनवायरनमेंट कॉम्पिटिटिव है कि लेस कॉम्पिटिटिव है। ठीक है, उसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, किस तरीके का एनवायरनमेंट है, क्योंकि मार्केट एनवायरनमेंट जाने बिना आप फोरकास्टिंग नहीं कर सकते। तो एक्चुअली इसको आप मार्केट एनवायरनमेंट करो। ठीक है, मार्केट भाई लिख लिया करो, मॉड्यूल सबके पास होता है। ठीक है, मार्केट एनवायरनमेंट, चेंजेस इन द प्रेफरेंस ऑफ द यूजर, क्या करते हो भाई आप, डिजायर ऑफ द कस्टमर देखते हो, उसकी डिजायर आपके प्रोडक्ट के प्रति घट गई है कि बढ़ गई है कि वो और खरीदना चाहते हैं, उस हिसाब से आप फोरकास्टिंग करोगे। नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव, आपके प्रोडक्ट के कितने सब्स्टिट्यूट है, पहले से ही 6 प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट जैसे चल रहे हैं, तो फिर आप कैसे करोगे फोरकास्टिंग। ठीक है, कि भाई आपका ही भविष्य में खरीदे कि अगर का लोग खरीद लेंगे। डिस्पोजल इनकम, भाई लोगों के जेब में पैसा है आपको प्रोडक्ट खरीदने के लिए, ये भी आप देखोगे। तो इन चीजों को देखते हुए क्या है हम लोगों को फोरकास्टिंग, तो ये क्या फोरकास्टिंग फैक्टर्स है, these are forecasting factors है। मैम डिस्पोजेबल इनकम यानी वो कितना वो एक्सपेंडिचर कर सकता है कंज्यूमर।
स्पेंडेबल इनकम, इको में पढ़ा आपने 12th में? हाँ, वो जितनी उसने वो अर्न करता है उतनी वो स्पेंड कर सकता है, रेदर देन मतलब सेविंग से काट के जो सेविंग करने के बाद में जो बाद, पैसा, हाँ हाँ सेव